हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम केएफएस के बारे में देखेंगे। एज पर आरबीआई नॉर्म्स केएफएस किसको बोलते हैं, केएफएस में अलग अलग जो शब्द है, उस जो टर्मिनोलॉजी है उसकी व्याख्या क्या है, डेफिनेशंस क्या है, वो हम देखेंगे। केएफएस में कौन कौन से एलिमेंट्स का समावेश होता है, उसका कंटेंट क्या है, वो हम देखेंगे। साथ में जो आरई मीन्स के रेगुलेटर जो एंटिटी है, जैसे आरई जिसको बोला जाता है, जैसे बैंक्स एनबीएफसी उनको आरई बोला जाता है। तो वो जो रेगुलेटर एंटिटी जो है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। और साथ में और जो चेकलिस्ट जो होता है वो हम देखेंगे केएफएस में। तो आज का सब्जेक्ट है केएफएस। सो की फैक्ट स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। व्हाट इज केएफएस एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ केएफएस। केएफएस क्या है और उसका हेतु क्या है। आरबीआई ने 15 अप्रैल 2024 को एक नोटिफिकेशन सर्कुलर रिलीज किया। किस लिए? एक केएफएस रिलेटेड की फैक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको हार्मोनाइज करने के लिए, उनकी यूनिफॉर्मिटी के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। किस लिए? जो बोरोअर है उनके लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़े, इन डिटेल स्टेटमेंट उनको प्रोवाइड करने के लिए, जैसे इन डेप्थ डिटेल्स, थोड़ी सी विगतवार डिटेल्स। तो क्या कोई भी बोरोअर हो वो एक बैंक या दूसरे बैंक या एक कंपनी से दूसरी कंपनी से फाइनेंस लेने के समय पे वो पूरी अच्छी तरह पढ़ पाए और अच्छी तरह कंपेयर कर पाए। तो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन की ट्रांसपेरेंसी के लिए और पूरे डिटेल्ड स्टेटमेंट के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। जो बैंक टू बैंक, एनबीएफसी टू एनबीएफसी जो विसंगतता थी, असमानता थी, वो दूर की जाए, वो इसका मेन पर्पस था। जिससे जो लोन लेनर बोरोवर जो है, लोन लेनर बंदा जो बोरोवर जो है, उनकी लोन लेने की जो डिसीजन है उनको आप थोड़ा सा सशक्त बना पाओ, एम्पावरिंग के लिए आप बोल सकते हो। ये स्टेटमेंट रिलीज किया गया कि बंदा अच्छी तरह पढ़ के समझ के वो डिसीजन ले पाए। और दूसरी चीज़ ये भी थी इस केएफएस स्टेटमेंट में कि जो भी स्टेटमेंट हो, जो भी एग्रीमेंट हो, वो अंडरस्टैंडेबल हो, एकदम इजी लैंग्वेज में हो कि कोई भी बंदा वो लैंग्वेज समझ पाए। तो सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के लिए टू प्रोवाइड करने के लिए, इसी लैंग्वेज में प्रोवाइड करने के लिए भी ये केएफएस जो है वो एज जारी किया गया। तो हमने जाना व्हाट इज केएफएस एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ केएफएस। हमने केएफएस के बारे में थोड़ा सा जाना। अब हम ये जानते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन जो है वो किन किन लोगों को लागू होगा और किन किन लोगों को एग्जम्पशन मिलेगा। मीन्स के एप्लीकेबिलिटी किन किन लोगों को है और किन किन लोगों को एग्जम्पशन है। तो एग्जम्पशन के लिए हम पहले बात करें तो क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, उन लोगों को इनमें से बात किया गया है, उनको एग्जम्पशन दिया गया है। तो किन किन लोगों को ये लागू होता है? तो ऑल कॉमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन सबको ये एप्लीकेबल है। ये नोटिफिकेशन जो है ये सबको एप्लीकेबल है, जो जो बैंकों मैंने बताई उन सबको। और ये कब से लागू होने वाला है? जो अप्रैल महीने का नोटिफिकेशन था उसमें उसकी जो कट ऑफ डेट दी गई थी वो 1 अक्टूबर 2024 थी। तब से सभी लोगों को ये इम्प्लीमेंट कर देना है। अब इन फ्यूचर में भी डेट रिवाइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन एज पर अप्रैल 2024 1 अक्टूबर 2024 कट ऑफ डेट थी। और हर एक रिटेल लोन से, एमएसएमई टर्म्स लोन से, चाहे नए कस्टमर हो या पुराने कस्टमरों के लिए नई लोन देने जा रहे हो, उन सबको ये लागू होता है नोटिफिकेशन। तो हमने देखा ये जो केएफएस का नोटिफिकेशन किन किन लोगों को लागू होता है और किन किन लोगों को लागू नहीं होता। थैंक यू। आज हम केएफएस में जो मेन मुख्य टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, जो शब्दों का यूज किया गया है, वो शब्द हम समझेंगे।
उसका एक शब्द है, पहला शब्द है की फैक्ट्स। की फैक्ट्स क्या है? आप सभी लोग जानते हो कि बैंक्स या एनबीएफसी जब किसी को लोन्स देती है तो बोरोवर के साथ एग्रीमेंट करती है। तो उस एग्रीमेंट में जो जो चीजों का समावेश किया जाता है उसको आप की फैक्ट्स बोल सकते हो, तथ्य आप बोल सकते हो कि जो लीगली नोटेबल हो और डिसीजन लेने के लिए वो हेल्प कर पाए। इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बेसिक कंडीशन जो हो वो सेटिस्फाई हो, बेसिक इंफॉर्मेशन जिसमें कुछ तथ्य हो और लीगली नोटेबल हो। तो वो जो एग्रीमेंट में ये हर एक चीज जो मेंशन की जाती है तो उसको आप की फैक्ट्स बोल सकते हो। एक और शब्द है के एफ एस। के एफ एस क्या है? इट मीन्स की फैक्ट स्टेटमेंट। हमने की फैक्ट्स क्या है वो शब्द हमने जान लिया। तो वो जो एग्रीमेंट है इजी अंडरस्टैंडेबल, जो बोरोवर को प्रोवाइड किया जाता है सिंपल लैंग्वेज में और इजी टू अंडरस्टैंड, जो समझने में भी इजी हो, तो उसी लैंग्वेज में जो एग्रीमेंट जो तैयार किया जाता है लोन एग्रीमेंट, उसको आप के एफ एस की फैक्ट स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। एक और शब्द है एपीआर। एपीआर उसका फुल फॉर्म है एनुअल परसेंटेज रेट। एपीआर आप बोल सकते हो। इसमें क्या क्या समावेश होता है? तो एनुअल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, बोरोवर के लिए जो एनुअल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो, जिसमें इंटरेस्ट रेट और लोन रिलेटेड जो भी चार्जेस है और क्रेडिट फैसिलिटी के लिए जो भी चार्जेस है वो अदर देन इंटरेस्ट रेट उसका भी अंदर समावेश किया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट और ऑल अदर चार्जेस जो एसोसिएटेड है लोन के साथ, उन सभी का इसमें समावेश किया जाता है, उसको बोला जाता है एपीआर। और एक शब्द हम समझेंगे ईपीआई। ईपीआई का फुल फॉर्म है इक्विटेड पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट। बोरोवर लोन रीपेमेंट के लिए जो पहले से तय किया गया फिक्स्ड समय की जो फ्रीक्वेंसी है, मंथली, डेली, क्वार्टरली, जो भी फिक्स्ड टेन्योर एक मुद्दत तय की गई है इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए, तो वो जो पेमेंट है टर्म्स जो है उसको फिक्स्ड नंबर्स ऑफ जो इंटरवल्स जो है तो उसको आप बोल सकते हो इक्विटेड पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट आप बोल सकते हो। सपोज कोई बंदा हर महीने पेमेंट करता है तो आप उसको ईएमआई, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो। फॉर द एग्जाम्पल ओनली, सपोज कोई डेली बेसिस पे कोई बंदा लोन रिपेमेंट करता है तो आप उसको ईडीआई, इक्विटेड डेली इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो। और एक शब्द हम समझेंगे वैलिडिटी पीरियड, जो नोटिफिकेशन में यूज किया गया है। तो ये वैलिडिटी पीरियड क्या है? तो केएफएस जो स्टेटमेंट आरई रेगुलेटेड एंटिटी जो बोरोवर को जो लोन लेता है उसको प्रोवाइड करती है, एग्रीमेंट जो प्रोवाइड करता है की फैक्ट स्टेटमेंट बिफोर एग्रीमेंट, केएफएस जो प्रोवाइड करता है उसमें जो टर्म्स कंडीशन होती है, लॉन्स की डिटेल्स होती है, तो इन सभी चीजों के साथ सहमत होने के लिए, बोरोवर अपनी कंसेंट देने के लिए, बोरोवर को लोन लेने वालों को जो समय दिया जाता है उसको वैलिडिटी पीरियड आप बोल सकते हो कि केएफएस के साथ उनकी कंसेंट देने के लिए जो भी पीरियड बोरोवर को दिया जाता है उसको आप वैलिडिटी पीरियड बोल सकते हो। एक और शब्द हम समझेंगे कूलिंग ऑफ, लुकअप पीरियड। वो क्या है? जो बोरोवर जो है उसको एन एक्सप्लिसिट ऑप्शन दिया जाता है डिजिटल लोन में, जिसमें बोरोवर जो है विदाउट एनी चार्ज जो भी उसका पेंडिंग एपीआर जो है वो और लोन की जो भी अमाउंट है विदाउट एनी चार्ज ही कैन क्लोज इट एंड कंप्लीट इट। लेकिन वो जो फ्री लुकअप पीरियड जो है, वो जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, वो जो भी बैंक हो या एनबीएफसी हो, उनके जो भी मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है,
एज पर आरबीआई गाइडलाइंस उन्होंने वो पीरियड तय किया गया होना जरूरी है, उसको आप बोल सकते हो लुकअप पीरियड। अब हम देखेंगे कंटेंट्स ऑफ केएफएस। केएफएस में क्या क्या होता है। पहले हम देखेंगे केएफएस वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए जो आरबीआई ने अपने एनेक्सर में जो एज अ प्रेजेंट किया है। तो एज पर आरबीआई फॉर्मेट जो उन्होंने दिया है उसी तरह स्टैंडर्डाइज होना जरूरी है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में केएफएस होना जरूरी है। दूसरा, हर एक केएफएस को यूनिक पर्सनल नंबर होना चाहिए, उनको एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है हर एक केएफएस को, हर एक लोन लेनर के लिए या हर एक बोरोवर का केएफएस के लिए यूनिक नंबर दिया जाता है। फिर वैलिडिटी पीरियड की बात करें तो जो कुल वैलिडिटी पीरियड जो है, सपोज कोई भी लोन जो 7 दिन से ज़्यादा टेन्योर के लिए है, इनके लिए 3 दिन का वैलिडिटी पीरियड होता है। और जो कोई भी लोन 7 दिन से कम दिनों के लिए है, कम टेन्योर के लिए है, उसके लिए कम से कम 1 दिन का वैलिडिटी पीरियड होना जरूरी है। एपीआर की हम बात करें तो एपीआर में कौन कौन सी चीजें आती है, तो कि एपीआर में एज पर आरबीआई ने जो अपने एनेक्चर में स्टैंडर्डाइज एक फॉर्मेट जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंगली तैयार होना जरूरी है। एनेक्स बी, एनेक्स सी केएफएस नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसमें रीपेमेंट शेड्यूल भी इंक्लूड होता है और उसका जो एपीआर का कंप्यूटेशन जो है एपीआर, हमने आगे शब्द देख लिया एपीआर क्या है। तो जो एपीआर का कंप्यूटेशन, उसका कैलकुलेशन किस तरह से हुआ है वो भी उसमें साथ में अटैच करना या एग्जांपल उसको देना साथ में, वो जरूरी है। दूसरी चीज लोन चार्जेस। लोन चार्जेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदर चार्जेस इंक्लूडिंग चार्जेस, वो सभी चार्जेस जो ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी के ऑन बिहाफ ऑफ जो कुछ सर्विसेज थर्ड पार्टी को प्रोवाइड की गई है और उसको बैंक ने चार्ज किया है इंक्लूडिंग दैट चार्जेस, तो वो सभी चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस या लीगल चार्जेस, वो सब चार्ज मिला के एक्चुअली एपीआर जो है वो क्या बनता है या लोन चार्जेस कौन कौन से है, वो सभी जो है वो केएफएस में इंक्लूड होता है। और जो भी चार्जेस केएफएस में इंक्लूड किए गए नहीं है तो वो कोई भी बैंक या एनबीएफसी चार्ज ले नहीं सकती, सिवा के सामने बोरोवर जो है वो अपना कंसेंट प्रोवाइड करे। तो ये सभी चीजें जो है वो कंटेंट्स ऑफ केएफएस आप बोल सकते हो। अब हम समझेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी, यानी कि बैंक और एनबीएफसी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है वो अब हम समझेंगे। सबसे पहले बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले लोन का केएफएस जो है वो प्रोवाइड करना जरूरी है कस्टमर को। तो बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केएफएस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करना जरूरी है। दूसरी चीज, कस्टमर को हमने जो केएफएस प्रोवाइड किया है तो वो उसने पूरी तरह से समझा है और उसने उसके लिए वो अंडरस्टैंडेबल है और वो उसको मंजूर है, उसका कंसेंट और एक्नॉलेजमेंट लेना जरूरी है। तो एक्सप्लेनेशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ केएफएस इज नेसेसरी फ्रॉम द कस्टमर साइड। और वैलिडिटी पीरियड में केएफएस का कंसेंट लेना भी जरूरी है कस्टमर के पास से, जो लोन लेने वाला बंदा है उसके पास से विद इन अ वैलिडिटी पीरियड कंसेंट ले लेना जरूरी है और उसका पालन करना भी बैंक्स और एनबीएफसी के लिए जरूरी है। जो भी केएफएस जो है उसकी टर्म्स कंडीशन बैंक के लिए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। दूसरा, केएफएस में जो भी चार्जेस मेंशन किए गए हैं या जो भी अलग अलग फीस मेंशन की गई है तो उसकी रिसिप्ट जो है, चाहे कलेक्शन रिलेटेड हो या थर्ड पार्टी सर्विस रिलेटेड हो या उसका कोई भी पेमेंट रिलेटेड हो, तो उसकी रिसिप्ट जो है वो पेमेंट देना, रिसिप्ट देना जरूरी है। और कोई भी ऐसा चार्जेस जो केएफएस में मेंशन नहीं किया गया है वो कस्टमर क्लियरली एक्सप्लिसिटली अपनी कंसेंट न दे और सहमत न हो तो
जो बैंक है एनबीएफसी है वो चार्ज ले नहीं सकती सिवाय के कस्टमर ने मंजूरी दी हो या उस चार्ज के साथ सहमत हो। दूसरी चीज, केएफएस जो है उसको लोन एग्रीमेंट में उसको अटैच भी करना है एज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो केएफएस जो है की फैक्ट स्टेटमेंट उसको एग्रीमेंट के साथ अटैच भी करना है। तो ये सभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरई आप बोल सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरई में भी आगे कुछ डिटेल में हम समझ लें तो एनेक्स ए जो है उसमें केएफएस पार्ट 1 आता है, उसमें इंटरेस्ट रेट और फीस चार्जेस का समावेश होता है एनेक्स ए में। एनेक्स ए में पार्ट 2 आता है केएफएस पार्ट 2, जिसमें अदर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है। उसके आगे आता है एनेक्स बी। एनेक्स बी में क्या क्या चीज इंक्लूड की जाती है, जिसमें कंपटीशन ऑफ एपीआर, एपीआर का कैलकुलेशन किस तरह से किया गया है एमएसएमई या रिटेल लोन के लिए, वो चीज इंक्लूड की जाती है। और एनेक्स सी में, एनेक्स सी में क्या क्या चीज का समावेश होता है, तो एनेक्स सी में रीपेमेंट शेड्यूल आप बोल सकते हो, जो उसका इक्विटेड जो भी ईएमआई आता हो या इंस्टॉलमेंट आता हो वो सब एज अ स्टेटमेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो एनेक्स ए पार्ट 1, एनेक्स ए पार्ट 2, एनेक्स बी एंड एनेक्स सी, ये सभी पार्ट है केएफएस के।